बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। यारिम न जाने कितनी देर वहाँ बैठे रूह को सुनता रहा था। यारिम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लें। यारिम कहाँ हैं आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, मैं आपको छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगी। यारिम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लें, ये सांप मुझे काट लेगा। यारिम प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यारिम यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत थोड़ी सी जगह है, मैं खड़ी रहकर थक चुकी हूँ, जो मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, ये मुझे काट लेगा। यारिम मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। यारिम आप मेरी बात सुन रही हैं ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कब से दरवाज़ा खटखटाती चिल्लाई जा रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ा यारिम मुझसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म होती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। यारिम किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा रहा था। रात 1:30 का वक्त था। यारिम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। रूह दीवार के साथ लगी ज़मीन पर पड़ी थी। सांप उसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फुट लंबा और काफ़ी मोटा सांप था। यारिम ने हाथ बढ़ाकर वो सांप उठाकर उससे दूर किया। फिर उसने आहिस्ता से रूह के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी आखिरी गलती है और यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के खुशी नहीं मिलती, मुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? नहीं छोड़ सकता मैं ये सब कुछ, मैं इस दलदल में इतना आगे निकल चुका हूँ, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रूह और कोई रास्ता है भी तो सिर्फ मौत, और मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रूह तुम आई हो तो मुझे ज़िंदगी का मतलब समझ आया है, मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ है, ख्वाहिशों ने जन्म लिया है और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ से जाने की सब राहें मैं बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता यारिम काज़मी है। अब तुम्हें ज़िंदगी की हर सांस के साथ आखिरी सांस भी यारिम काज़मी के साथ ही लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूँगा। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। वो इसे बेड पर लिटाकर वापस बेसमेंट में आ गया था। उसने सांप वाला दरवाज़ा बंद किया और दूसरे इसी साइज़ के कमरे में आया। वहाँ से एक चाबुक उठाया, अपने आप को बेदर्दी से मारने लगा था। वो अपने आप को न जाने कितनी देर तकलीफ़ देने के बाद भी उसे सुकून ना मिला था। अपने आप को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे थे, लेकिन वो ना रुका। वो रूह को तकलीफ़ पहुंचाने की सज़ा खुद को दे रहा था। मैं जानता हूँ रूह, मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो जाता है। रूह मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा। रूह मैं मर जाऊँगा, मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। तुम मुझसे प्यार से नहीं कर सकती, ना करो, लेकिन मुझे छोड़ कर मत जाओ। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर। अपने आप को चाबुक मारने के बाद वो हीटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया था, इसी साइज़ का, बिल्कुल इस सांप जैसे रूम जितना। ये हीटिंग यारिम के ज़ख्मों को नासूर बना रही थी। अक्सर वो अपने दुश्मनों के लिए इसका इस्तेमाल करता। वो न जाने कितनी देर अपने आप को वहाँ अजियत पहुँचाता। रूह से अपने किए की माफ़ी मांगता रहा था, क्योंकि ये सब कुछ और वो इसके सामने नहीं करना चाहता था। उसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, ताकि वो इस पर यह साबित कर सके कि उससे दूर जाने की कोई भी सज़ा उसे मिल सकती है। उसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही थी। वो नींद में बार बार अपने ऊपर हाथ पैर मार रही। वो कभी अपनी टांग से हाथ मार के उसे खुद से दूर करती, तो कभी अपने बाजू को सहलाती। यारिम उसके करीब लेटा उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन अभी तक उस सांप के खौफ से बाहर नहीं निकली थी वो। यारिम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। कुछ नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सांप मैंने वापस इसी कमरे में बंद कर दिया है, वो वहाँ से नहीं निकल सकता। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो नरमी से उसको सहलाता, अपने साथ लगाए लेटा था, जबकि रूह से अपने पास महसूस करती। थोड़ी देर में पुरसुकून होके फिर से सो गई थी। रूह की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे बहुत बुखार हो रहा था। डर के मारे वो नींद में भी कांप रही थी। यारिम से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए वो इससे बात नहीं कर रही थी, जबकि इसके डर से वो फ़ौरन अपना खाना खा लेती। यारिम उसे जो दवाई खाने को बोलता फ़ौरन खा लेती। उसे डर था कि यारिम उसे वापस उस कमरे में ना छोड़ आए, जबकि उसके डर की वजह से यारिम शर्मिंदगी से उसके करीब ना जाता।
वो यारिम से डरने लगी थी। हर वक्त ही उसे किसी न किसी चीज़ का डर रहता। वो शिफा और मेरी को भी अजीब नज़रों से देखती थी। उसे इन दोनों से भी खौफ आने लगा था, जबकि वो दोनों हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रात अचानक डर के मारे रूह की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो अपने हाथ पाँव पर तेज़ तेज़ हाथ मारने लगी और साथ रोने लगी। रूह, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं यहाँ हूँ। वो लाइट ऑन करता उसे अपने करीब करते कहने लगा था, यारिम वो सांप यहाँ मेरे पैर पर, यहाँ मेरी गर्दन पर, यहाँ देखे ना मेरे बाजू पर। वो अपने जिस्म पर हाथ मारते उसे न जाने क्या दिखा रही थी। रूह, कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो, देखो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है। यहाँ पर वो उसे समझाने लगा था, जबकि वो सांप रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। यारिम मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ मुझे वापस वहाँ बंद मत करना, मुझे प्लीज़, वहाँ बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है, वो सांप, यारिम प्लीज़ मुझे वहाँ मत बंद करना। वो डरी सहमी उसके सीने से लगते हुए कहने लगी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो इस सब से इतना डर चुकी थी कि उसका जहन अभी तक उसी सांप में अटका हुआ था। अक्सर रात में डर कर उठ जाती, अपने हाथ पैरों पर किसी चीज़ को महसूस करती। इस दौरान जो चीज़ सबसे अच्छी हुई थी कि वो यारिम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से यारिम ना तो अपने काम पर गया था और ना ही घर से बाहर निकला। यारिम 24 घंटे उसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा कि वो इस सांपों वाले घर में नहीं रहेगी। यारिम को अंदाज़ा नहीं था कि रूह सांप से इतना डरती है, मगर उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो यारिम के अलावा हर चीज़ से डरती है। यारिम ने उसे बहुत समझाया कि वो सांप कैद में है, वो वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने उसकी एक ना मानी और बस उसे हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराज़गी और यारिम की हकीकत को भुला चुकी थी और इसी डर की वजह से अभी तक उसका बुखार ना टूटा था। यारिम हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, आपको पता है वो सांप बहुत बुरा है। वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था। वो उसे अपना हाथ दिखाते हुए बता रही, जबकि उसकी हर बात यारिम को शर्मिंदा कर रही थी। यारिम हम वापस अपने उस फ्लैट में चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने फिर से उसके सीने पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो न जाने कहाँ खोया हुआ था। जबकि रूह को मुकम्मल अपने हिसार में कैद वो इसके साथ बैठा था। नहीं रूह, हम यही रहेंगे, वो सांप कैद है, जब तक मैं इसे ना खोलूँ वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात सांप से शुरू होकर सांप पे ख़त्म हो रही थी। यारिम मैं बात नहीं करती, वो खुद आ जाता है हर बात में, प्लीज़ हम ये घर छोड़ देते हैं ना। उसने ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम जल्द ही ये घर छोड़ देंगे, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा ऑफिस से हो आऊँ, वो प्यार से उसे बहलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफ़ी में गर्दन हिलाती उसके सीने पर सर रख गई थी। नहीं नहीं, आप मत जाएं कहीं पर भी नहीं, यही रहें मेरे पास। वो उसे ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और मेरी और शिफा तो यहीं तुम्हारे पास हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, प्लीज़ थोड़ी देर इजाज़त दे दो। वो उसे बहलाने लगा था, जब रूह की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। वो अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डेवल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ फुरकान और मलिक मिले हुए हैं, और मलिक फुरकान का ही आदमी है जो तुम्हारी और शान की खबरें उस तक पहुँचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है, मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शारिफ ने कहा, नहीं ये बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, उसे ये बात पता होनी चाहिए, आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है। शारिफ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, शारिफ वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफ़ादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफ़ादार नहीं है, ये बात याद रखो। मलिक को खिज़र हैंडल कर लेगा। कहाँ है वो? यारिम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, इसके सारे काम खिज़र संभाल रहा था। खिज़र तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने गए हैं। शारिफ ने जल्दी से बात बदली, ऐसी ही एक डेट तुम भी मार लेते। शारिफ पिछले कुछ दिनों से यारिम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारिम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उससे कहने लगा, हाय भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारे। शारिफ ने एक नज़र सामने से आती मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया, जबकि मासूमा करीब से गुजर गई। वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों? मासूमा को क्या हुआ? यारिम ने कहा, वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर।
उसकी बात सुनकर यारिम मुस्कुराए बिना न रह सका। मैं तो सोच रहा था कि मैं और रूह तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दे मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने तो इस बारे मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता मुझे दिलो जान से कबूल है, प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर लें। वो एक स्टाइल में कहता हुआ एंड पर मिनटों पर उतर आया था, जिस पर यारिम कहका लगाकर हंस दिया। पहले लैला और खिजर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यारिम ने तसल्ली दी। अरे उन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटे मारते हो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अकल के अंधे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं। शारिफ ने मुंह बसोर कर कहा था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें उन दोनों को वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझ कर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और आज सब डिनर मेरे घर पर करना, रूह का थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला था। वो रूह को ढूंढते हुए किचन में आया। शारिफ को कॉल करने से पहले उसने रूह को किचन में आने का कहा था। वो किचन में आया तो रूह चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ़ थी। रूह तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतनी अचानक बोला कि वो चौंक गई थी और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा सा घी उसके हाथ पर गिर गया। रूह ने फ़ौरन अपने हाथ पीछे खींच लिया जबकि यारिम उस तक पहुँच चुका था। ये क्या किया है तुमने? कितनी बार मना किया है, खुद को तकलीफ़ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है तो मुझे दर्द में देख कर रूह में बहुत सुकून मिलता है तुम्हें मुझे दर्द में देखकर। रूह मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूँगा। अब तो यहाँ से चलो। वो उसके हाथ को नरमी से सहलाता सख्त गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि रूह एक लफ्ज़ भी ना बोली। यारिम का ये गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता था कि यारिम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी वो उससे जितना प्यार करता है उतना ही उसके मामले में पॉसेसिव है। रूह को खुद भी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त ना थी। आजकल यारिम बात बात पर इस पर गुस्सा होने लगा था। वो करती ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और इस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शाल वो पहनती नहीं थी, जिसकी वजह से यारिम के गुस्से का तकरीबन हर रोज़ निशाना बनती। अभी अभी उसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से ये लापरवाही यारिम को पसंद ना थी, इसलिए यारिम का ध्यान काम पर कम और उस पर ज़्यादा रहता। इस वक्त भी वो ऑफिस में बैठा इसी के बारे में सोच रहा था। फुरकान को बुलाओ यहाँ, ज़रा पूछूं तो सही, हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई? उसने शारिफ से कहा था। डेविल, तुम्हें लगता है ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है सारिम भी तो हो सकता है उसके पीछे। मुझे सारिम पर शक है। नहीं शारिफ, सारिम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मलिक एक बहुत बड़ा गुंडा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? ये काम सारिम का नहीं बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। यारिम ये कहते हुए उठकर बाहर की राह ली थी। मैडम हम जा रही हैं, सर ने फ़ोन किया है कि वो आ रहे हैं, शिफा ने कहा था। शिफा भी कुछ देर रुक जाओ, यारिम आने ही वाले हैं। रूह की अब शिफा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मेरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन इससे बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती। मैम सर ने फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, शिफा ने कहा तो रूह ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। साहब का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारिम का डर बढ़ गया था। वो हर बात में उसे डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि इसमें गलती उसकी अपनी है, इसलिए खामोशी से उसकी सारी डांट सुन लेती। वो भी क्या करती, यारिम उसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शिफा के जाने के बाद वो बाहर आ गई। जब नज़र उसकी स्विमिंग पूल पर पड़ी, अभी उसके आने में बहुत वक्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर एंजॉय ही कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? यारिम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारिम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबरा कर उठकर खड़ी हो गई थी। वो मैं तो बस ऐसे ही कोई बहाना ना सूझा। अभी कल ही यारिम ने उससे कहा था कि वो अपनी ज़ात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से दौड़ा था। पहले तो पूल में पैर दिए उसे अपने पैरों में ज़रा सी तकलीफ़ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ़ बन चुके थे। बहुत शौक़ है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने का। यारिम का लहजा सर्द था। उसने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारिम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल अच्छा ना लगा था। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और उसे अपनी तरफ आते देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्द ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ़ पहुंचाती हो?
तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ़ दी। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यारिम का लहजा अब भी सर्द था। नहीं यारिम, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रूह ने जल्दी से बताया। न जाने ये सरफिरा आशिक उसके साथ क्या करे, तो तुम्हें तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी? यारिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूटकर उसकी पलकों से गिरा था। यारिम का भारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ यारिम अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा यारिम बखूबी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर यारिम ने उसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होंठों से बेसाख्ता चीख निकली थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज़ यारिम पैर हटाएं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं अब जूते कभी नहीं उतारूंगी, रूह ने रोते हुए कहा था, जिस पर यारिम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया, यारिम ने उसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा। चलो जाओ अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते हुए इसे पिचकारते हुए कमरे में जाने का कहा था, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी मुहाल हो गया। तकलीफ़ से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को यारिम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा था। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। यारिम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मजाक था जान, तुम तो सीरियस हो गई, यारिम ने हंसते हुए कहा, तो वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा। सच में ही उसके पैर इस वजह से ना काट दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से पैर पानी में रखने से बाद में तकलीफ़ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था और उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ़ होती है। उसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोज़ ये काम करती। रोज़ रोज़ तकलीफ़ सहने से बेहतर है कि एक ही बार सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ़ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफ़ादार हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारिम को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ़ था। डेविल, फुरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम ज़रूर इस इंस्पेक्टर का होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ। वही तुम्हारे खिलाफ़ अपने आदमियों को छोड़े हुए हैं। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान उसके सामने बैठा, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ़ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफ़ादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफ़ादार हो, इसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शारिफ, इसे अस्पताल ले जाओ। डेविल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठ खड़ा हुआ था और फुरकान भी उसे देखकर उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? उन दोनों के जाने के बाद उसने खिजर से पूछा था। डेविल, मैं प्रपोज कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहाँ तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेविल ने ऑर्डर दिया था। ओके सर, और कोई हुक्म? खिजर मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद। अभी तो बड़ा प्यार प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल पार की है प्यार की। खिजर मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। खिजर मुस्कुराते हुए उठकर चला गया था। वो गाड़ी से निकला और तेज़ी से घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी इतनी सी देर में वो आधे से ज़्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी जान अजीज़ बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले उसने किचन में झांका, जहाँ वो अक्सर पाई जाती थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।